गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का स्टार्ट करना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तभी स्टार्ट हो पाएगा, वो फर्स्ट लॉ आपको दिमाग में पहले होना चाहिए। फर्स्ट लॉ आप लोग को पढ़ाया गया है, तो फर्स्ट लॉ में आप लोग को बताया गया था कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो डेल यू प्लस डब्ल्यू। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ये पढ़े हैं। तो अभी तक फर्स्ट लॉ का पूरा बहुत सारा केस हमने आपको पढ़ाया फर्स्ट लॉ के बारे में। तो अब आपको बता दें कि आज से अब जो आप पढ़ोगे वो फर्स्ट लॉ का आप लिमिटेशन पढ़ोगे, ठीक। तो फर्स्ट लॉ का जब आप लिमिटेशन पढ़ोगे, फर्स्ट लॉ बहुत सारी जगह पर गलत है। मतलब फर्स्ट लॉ, जैसे कल हम तुम लोग को हीट इंजन पढ़ा रहे थे तो हम बताया कि देखो आगे चल के हम तुमको हीट इंजन को और क्लियर करेंगे। एक तरह समझो कि फर्स्ट लॉ के आधार पे भी हमने हीट इंजन को एक्सप्लेन किया था, तो उसके अकॉर्डिंग चाहा जाए तो कोई गलत हो सकता है। उसको हम सेकंड लॉ के अंदर जो आज पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारा बात फिर हम सुधार करके तुमको बताएंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसे हो सकता है, तुम्हारा खुद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले हम सेकंड लॉ का डिफिनीशन भी फर्स्ट लॉ के लिमिटेशन में छुपा हुआ है। फर्स्ट लॉ जहां जहां गलत है वहीं उसी के अंदर सेकंड लॉ का डिफिनीशन छुपा हुआ है। फर्स्ट लॉ में सबसे पहले हम बात करें कि एक तरह से ये जो है इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला गया। फर्स्ट लॉ को एक तरह से बच्चे क्या बोला गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, इसमें एनर्जी कंजर्व रहता है। तो फर्स्ट लॉ में सबसे पहला हम बात करते हैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के अंदर में। तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में कहा गया कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। फर्स्ट लॉ में एक तरह से फर्स्ट लॉ में बताया गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी कर रहा है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एनर्जी कंजर्व है तो हीट हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकता है और कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकता है। ये बात सेकेंड लॉ के फर्स्ट लॉ के अनुसार है। मान लो कि अगर ये हॉट बॉडी है और मान लो ये कोई कोल्ड बॉडी है, तो यहां पर सबसे पहले तुम सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ कि हीट हॉट बॉडी से किस में जा सकता है, कोल्ड बॉडी में। फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी तो कंजर्व है, तो जब एनर्जी कंजर्व है तो ये हॉट से कोल्ड भी जा सकता है और कोल्ड से हॉट भी जा सकता है। ये स्टेटमेंट किनका है, फर्स्ट लॉ का, जो ये गलत है। ये फर्स्ट लॉ का पहला लिमिटेशन है। कभी भी खुद सोचो कि कभी भी हीट लो से हाई तो नहीं जा सकता है। हमेशा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हायर से लोअर होता है, हॉट से कोल्ड होता है, कोल्ड से हॉट तो नहीं होगा। यानी कि हम यहां पर बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ हीट फ्लो के डायरेक्शन पे चर्चा नहीं किया। इससे पहला बात यही निकलता है बच्चे कि इस बात के आधार पर हम ये बात बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ हीट फ्लो के डायरेक्शन पे कभी चर्चा नहीं किया। तो पहला लिमिटेशन लिख कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ कैन नॉट एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ कैन नॉट एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। पहला बात मेरे समझ से क्लियर हो गया कि हीट फ्लो के डायरेक्शन पे वो चर्चा नहीं किया, ठीक। दूसरा, ये बातों को समझ में आ गया। अब दूसरा बात करते हैं कि रियल लाइफ में कौन सा प्रोसेस फिजिबल है और कौन सा प्रोसेस फिजिबल नहीं है, इस पे भी चर्चा नहीं किया। जैसे मान लो कि अगर हम एक पानी लें, किसी बाल्टी में अगर हम पानी लें और बाल्टी में पानी मान लो भर दिए और इस पानी के अंदर में मान लो कि साल्ट, नमक को मिला दिए, तो जैसे ही साल्ट को मिला दोगे ये अपने आप घुल जाएगा, यानी कि नमक पानी में अपने आप घुल गया। मान लो कि अगर हम दूसरा बाल्टी लिए, इसमें फिर पानी रख दिए और इसमें चीनी को डाल दिए, शुगर, ये भी कुछ समय बाद अपने आप घुल जाएगा। बात समझना, बहुत ठंडा पानी रखोगे तब नहीं घुलेगा, लेकिन नॉर्मल पानी लो उसमें चीनी डाल दो या नमक डाल दो, ये अपने आप घुल जाएगा। तो यहां एक बात सीखना है कि क्या फिर हम चाहें तो ये अपने आप नमक से पानी, जैसे मान लो नमक को डाले पानी में तो मिल गया, फिर पानी से नमक अपने आप अलग हट जाएगा, या फिर चीनी पानी से चीनी अपने आप अलग हट जाएगा बिना कोई प्रोसेस का, अपने आप नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन फर्स्ट लॉ तो कहता है कि एनर्जी कंजर्व है,
इनिशियल इक्वल टू फाइनल। मतलब अगर नमक से नमक अपने आप पानी में मिल गया तो पानी से फिर अपने आप नमक को बाहर आ जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये मतलब एक तरह से कि रियल लाइफ में कौन सा प्रोसेस फिजिबल है और कौन नहीं है, इसको भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन है। अब बात करते हैं क्या आगे तीसरा नंबर में कि द नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। द नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। मतलब नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बहुत सारा ऐसा होता है जो इरिवर्सिबल होता है, ये सच्चाई है जो। लेकिन फर्स्ट लॉ के आधार पर देखा जाए तो ये भी गलत है। फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया, जैसे मान लो तुमको पहले लिख लो, पहले लिखो कि द नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। ये हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। मान लो कि किसी हाई टावर से मान लो पानी ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, एक रास्ता बना दिया है सीधी नुमा, उससे पानी गिर रहा है, या मान लो पहाड़ से ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक। अब तो खुद सोचो कि क्या नीचे से फिर पानी अपने आप पहाड़ के ऊपर चला जाएगा? नहीं। मतलब क्या हुआ कि ऊपर से जब पहाड़ से पानी नीचे गिरा तो दैट मींस ऊपर से जब नीचे गिरा तो पोटेंशियल एनर्जी आया, और रास्ते में जब वो चला तो उस वक्त जब कुछ वेलोसिटी आया होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि पोटेंशियल से अगर काइनेटिक बना तो काइनेटिक से भी पोटेंशियल बन जाना चाहिए। लेकिन ऐसा रियलिटी में हो रहा है क्या? रियलिटी में हो रहा है क्या ऐसा? मतलब कि रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर पहाड़ से पानी नीचे गिरा तो फिर नीचे से पहाड़ पर नहीं चला जाएगा। ये भी एक तरह का कंजर्वेशन के, अगर मानो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कोई बच्चा अगर सोचेगा तो बोल सकता है कि बिल्कुल सर कर सकते हैं, पोटेंशियल टू काइनेटिक तो काइनेटिक टू पोटेंशियल। लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन हुआ, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। अब चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम पहले लिमिटेशन को लिखवा देते हैं। लिख लो कि फर्स्ट लॉ 100% इफिशिएंट इंजन, मतलब फर्स्ट लॉ के अनुसार कोई भी इंजन 100% इफिशिएंट हो सकता है, जो कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक। कैसे? पहले मेरी बात को सुनो। फर्स्ट लॉ क्या बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे किया। फर्स्ट लॉ क्या बोला, किसको ओबे किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो खुद सोचो कि फर्स्ट लॉ के अनुसार जब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है, फर्स्ट लॉ के अनुसार जब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है, तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर तुम खुद सोचोगे तुमको दिखाई देगा कि जब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या हुआ कि एनर्जी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में हर वक्त पूरा कंजर्व है। तो इसको वैसे लिख सकते हैं कि ऑल वर्क, मतलब जितना हम वर्क करेंगे वो पूरा हीट में कन्वर्ट हो सकता है। ऑल वर्क कन्वर्टेड इनटू ऑल हीट। तो इसका एक और मतलब ये निकलेगा कि एनर्जी कंजर्व है। इसका मतलब जितना हीट होगा, ऑल हीट, जितना हीट होगा वो भी सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल हीट इज कन्वर्टेड इनटू ऑल वर्क। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि पूरा हीट कभी भी पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हीट लॉस कर ही जाएगा, कुछ सम अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट ऑलवेज। मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमेशा लॉस कर ही जाएगा। मतलब कि पूरा हीट कभी भी पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ हीट लॉस कर जाएगा। तो सोचो
फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि एनर्जी तो कंजर्व है, तो अगर एनर्जी अगर ऑलवेज कंजर्व है तो 100 तो इंजन का एफिशिएंसी 100% होना चाहिए। लेकिन तुम खुद सोचो कि दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी इंजन बना ही नहीं, दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी इंजन बना ही नहीं जिसका इफिशियंसी 100% होगा। मतलब कहीं ना कहीं 100% इफिशिएंट इंजन आज तक बना ही नहीं। लेकिन फर्स्ट लॉ के आधार पर सोचा जाए तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ कह रहा है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर ये फर्स्ट लॉ ओबे कर रहा है, यानी अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है, इसके अनुसार तो इंजन 100% एफिशिएंट होना चाहिए। ये भी एक तरीके का इसका मिस्टेक है। और इसी से सेकंड लॉ का शुरुआत हुआ। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई पूछेगा थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ क्या है, तो हम यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेकंड लॉ यही कहता है कि ऑल हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। सॉरी सेकंड लॉ कहता है कि ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट all heat cannot converted into work because some amount of heat is lost। मतलब कहा गया कि सारा वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यही है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। तो अगर इसको ये है थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ। तो अगर इसको हम थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ मानेंगे तो यहां फर्स्ट लॉ एक तरह से इस जगह पर फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, यहां पर ये गलत साबित हो गया। मतलब ये फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन हो गया। समझ में आ रहा है? तो इतना बात पहले नोट कर लो जो जो तुमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, और उसके बाद यहां से हेडिंग बनाओ थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ। इसको नोट कर लो फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन, और इसके बाद यहां से हेडिंग बनाओ थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ। हेडिंग बनाओ थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ, और उसमें लिखना स्टार्ट करो कि ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट all heat cannot be converted into work, all heat cannot be converted into work, all heat cannot be converted into work। ठीक है, अब हम यहां से हीट इंजन को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहां पर तुमको हीट इंजन क्लियरिटी से समझ में आएगा। फर्स्ट लॉ के अंदर हमने हीट इंजन कल बताया था, कल वीडियो में लास्ट में रहा था, तो वहां हम बता करके बोले भी थे कि आगे चल के तुमको समझ में आ जाएगा खुद की फर्स्ट लॉ बहुत जगह पर गलत हुआ है। अब तुमको हीट इंजन का क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक ऐसा हीट लॉस हुआ क्या हुआ। अभी तक कंजर्वेशन के आधार पे तुम पढ़ रहे थे तो उसमें तुम लोग लगा कि ना भाई डायरेक्ट जो थ्योरी टाइप से आया फील नहीं आया होगा। आज यहाँ हीट इंजन तुमको फील आएगा, और उसी हीट इंजन से कार्नोट इंजन के बारे में तुम लोग ऊपर लेट करके जोड़ेंगे, और अच्छा सा क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन के द्वारा भी तुमको सब बात समझाएंगे। ध्यान से देखो, मान लो कि हमने एक सोर्स लिया, ठीक, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। सोर्स है, इसका हायर टेम्परेचर है, मान लो T1 या हायर टेम्परेचर T जो मानना है, मान 1 मान लो। बीच में हमने इंजन ले लिया, इंजन जो वर्क करेगा, और नीचे हमने सिंक ले लिया, नीचे हमने क्या ले लिया, सिंक। इसके टेम्परेचर को हमने मान लिया T2, इसमें कोई दिक्कत। अब हम क्या बोलेंगे कि किस सोर्स से कुछ हीट आया, मान लो कि Q1 हीट सोर्स ने हमें दिया। अभी कहीं से भी कोई हीट अपना जनरेट कर रहा होगा किसी एक्सटर्नल सोर्स से, और वह हीट इंजन को मिला। किसको मिला? इंजन को। तो अभी हमने तुरंत सेकेंड लॉ पढ़ा। अब देखो, कल ही हम बोल रहे थे कि हीट इंजन हम जल्दी में बता करके क्वेश्चन करवा दिए, क्लियरिटी यही आएगा कॉन्सेप्ट के साथ। यहां पर ध्यान देना कि हमने क्या बोला कि सेकेंड लॉ कि ऑल वर्क converted into heat, but all heat cannot convert into work। पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यहां पर हम वही बोल रहे हैं, सुनना कि हीट रिलीज किया कितना, Q1।
तो इस इंजन ने इस हीट से वर्क करना स्टार्ट किया, तो पूरा हीट कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पूरा हीट जब वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा तो Q1 अगर दिया और Q1 देने के कारण इंजन अगर वर्क किया तो ये पूरा हीट तो वर्क में नहीं आया, मतलब कुछ हीट लॉस करेगा। तो वही हीट इसको चला गया Q2 हीट, जो हीट को ये रिजेक्ट करता है सिंक, ये सिंक अपने आप में रिलीज करता है, रिजेक्ट करता है, रिलीज। आज यहां तुमको हीट इंजन क्लियर हुआ होगा कि हमने Q1 हीट यहां से सोर्स ने दिया तो पूरा हीट कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कुछ वर्क तो ले लिया, हीट का कुछ पार्ट वर्क में आ गया, और जो पार्ट लॉस हो रहा है वो Q2 पार्ट है जो रिलीज हो गया, सिंक द्वारा रिलीज कर दिया गया। तो इसका मतलब यहां पर फिक्स है, ये तभी हुआ होगा जब T1 ग्रेटर है किससे, T2 से, क्योंकि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होता है। ये बात भी सेकेंड लॉ बताया कि हीट फ्लो का डायरेक्शन भी सेकेंड लॉ से ही मिला कि हीट हमेशा किधर से किधर जाएगा, हायर से लोअर। बोल क्लियर है? कल हमने हीट इंजन जब एक्सप्लेन किया फर्स्ट लॉ में तो हम बता भी, हम नीचे से भी ऊपर दिखा दिया, हम बोले Q2 हीट गया और गया, दोनों को मिला तो Q1 हो गया। क्योंकि फर्स्ट लॉ है वो तो आगे चल के हमको गलत साबित करना ही था, क्योंकि फर्स्ट लॉ का वो तो लिमिटेशन था। तो आज यही हीट इंजन टॉपिक जब सेकंड लॉ में पढ़ा रहे हैं तो तुमको पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। यहाँ T1 ग्रेटर है किससे, T2 से, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत? तो बता, फार्मूला आज भी वही है, Q1 किसके सम के बराबर होगा, Q2 प्लस W, क्योंकि ये हीट का ही कुछ पार्ट वर्क हुआ और कुछ पार्ट रिजेक्ट हुआ, मतलब कुछ पार्ट हीट का लॉस हुआ, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। कोई दिक्कत? अब किसी का भी इफिशियंसी क्या होता है, वर्क अब बटा जो हीट काम में आया है, ये हीट तो लॉस हो गया, बेकार हो गया, तो काम में हीट कितना आया, Q1। बात समझ आ रहा है? यहां क्या लिखेंगे, वर्क अब बटा हीट एब्जॉर्ब। तो वर्क क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, और हीट एब्जॉर्ब कितना है, तो Q1। तो इसी इफिशियंसी को हम चाहेंगे इधर ऐसे लिख सकते हैं, इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। इसी इफिशियंसी को लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। इसमें मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात 100% क्लियर है। मतलब किसी भी हीट इंजन के लिए जरूरी नहीं, कोई भी इंजन अगर होगा तो उसका नॉर्मल टेंडेंसी यही है कि हीट आएगा, कुछ पार्ट वर्क करेगा, कुछ हीट लॉस करेगा, क्योंकि सेकंड लॉ में आ गया है। और एफिशिएंसी कल भी यही फार्मूला बनाया था, लेकिन कल हमने बोला कि कल तक आप सेकंड लॉ नहीं जान रहे थे, तो कल तक जब आप सेकंड लॉ नहीं जान रहे थे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो फर्स्ट लॉ कभी भी हीट के फ्लो के डायरेक्शन को नहीं बता रहा है, तो आप तो नीचे से ऊपर ले जा सकते हो, ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं, फार्मूला निकाल दिए। लेकिन आज आपको समझ में आ गया कि वो पार्ट गलत, वो पार्ट अधूरा है, ये पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब हीट इंजन में कैसे ऑब्जर्व हुआ, क्यों इसका यूज नहीं हुआ, ये रिलेटेड पार्ट है, मतलब कैसे वर्क हुआ, ये सब आपको समझ में आ गया। मतलब यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि कभी भी पूरा हीट कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। वर्क पूरा हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कभी भी हीट पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, कुछ हीट लॉस करेगा। क्लियर है? अच्छा, मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी बात को हम न्यूमेरिकल के जरिए आपको समझाते हैं, पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं क्या कि मान लो सबसे पहले हम एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं।
मान लो कि पॉइंट ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। मान लो कि यहां पर प्रेशर जो है वह पी नॉट है, यहां पे प्रेशर 2p नॉट है, यहां पर वॉल्यूम v नॉट है, यहां पर वॉल्यूम 2v नॉट है। और क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, क्वेश्चन कर रहा है कि 1 मोल का मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। तो वैसी स्थिति बोल रहा है कि जब 1 मोल का आपका मोनो एटॉमिक गैस है तो वैसी स्थिति में आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है। तो बोल रहा है क्या कि इंटरनल एनर्जी, ये IIT 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और हीट, ये हमें निकालना है किससे किसके बीच में। ये बोल रहा है क्या, सबसे पहले A to B, फिर बोला जा रहा है A to B के बाद B to C, B to C के बाद C to D, और C to D के बाद D to A। ठीक, अब इसको 1 मिनट ट्राई करो। हाँ जी, बोलिए ना। आप स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करो, हम बना देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये, आप उम्मीद करते हैं कि आप सबको पूरा मेरे समझ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इन क्वेश्चंस का। इसको बनाया जाए चॉकलेट व्हाइट कलर। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम कुछ बात करते हैं। एक कि सबसे पहले हम यहाँ टेम्परेचर को एज्यूम कर लेते हैं कि हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा। जैसे ए पॉइंट का टेम्परेचर, अभी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है तो टेम्परेचर तो लिखना पड़ेगा। मान लो कि अगर ए पॉइंट पे अगर हमने टेम्परेचर को लिखा T नॉट, तो कोई बोलेगा कि बी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा। तो ए से बी के बीच में वॉल्यूम कांस्टेंट है, गौर से देख। तो यहां पर हम पढ़े हैं, यहां पे हम पढ़े हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वहां प्रेशर टेम्परेचर पे डायरेक्टली रूप से डिपेंड करता है। तो यहां ए से बी में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली रूप से टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर अगर यहाँ T नॉट है, प्रेशर P नॉट है, तो बी पॉइंट पे प्रेशर दुगना हो गया, 2P नॉट हो गया। गौर से देख, तो टेम्परेचर भी दुगना हो जाएगा, यानी इस पॉइंट का टेम्परेचर 2T नॉट हो जाएगा बी पॉइंट का। इसमें मेरे समझ से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बी से सी देखो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये बात भी हम जानते हैं कि अगर P कांस्टेंट रहेगा, अगर P कांस्टेंट रहेगा तो वैसी स्थिति में P कांस्टेंट रहेगा तो वैसी स्थिति में वॉल्यूम भी टेम्परेचर पे डायरेक्टली रूप से डिपेंड करता है। कभी Pv बराबर nRT होता है। तो वॉल्यूम जब टेम्परेचर पे डायरेक्टली रूप से डिपेंड करेगा, तो A से B में वॉल्यूम V नॉट था, यहाँ C पॉइंट पे वॉल्यूम दुगना होकर 2V नॉट हो गया, तो टेम्परेचर भी इसका दुगना होकर के 2T नॉट से यहाँ 4T नॉट हो जाएगा। टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4T नॉट। अब आगे बात करते हैं क्या कि C से D में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो C से D में फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है,
तो प्रेशर टेम्परेचर पे डायरेक्टली रूप से डिपेंड करेगा। तब सी से डी में सी पे प्रेशर 2 p नॉट था, डी पे प्रेशर आधा हो गया, घट गया, तो टेम्परेचर भी यहाँ आधा हो जाएगा और टेम्परेचर भी यहाँ 2 t नॉट हो जाएगा। पहला बात कि सारे बच्चे को मेरे समझ से जो टेम्परेचर को हमने पहले अपने मन से एज्यूम किया कि मान लो यहाँ टी नॉट है तो यहाँ 2 t नॉट, यहाँ 4 t नॉट और यहाँ 2 t नॉट कैसे हुआ, ये सारे बच्चे को समझ में आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, बाकी वहां इधर लिख भी दिए हैं कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट तो P प्रोपोर्शनल T और अगर P कांस्टेंट तो P प्रोपोर्शनल T, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि P बराबर है 90 होता है। अब बात करते हैं डेल U निकालने का। तो डेल U इक्वल टू हम पढ़े हैं NCV डेल T पढ़े। तो जब हम NCV डेल T पढ़े हैं, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं है। तो CV का वैल्यू भी तो हम पढ़े हैं F/2R। मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो मोनो एटॉमिक गैस का जब डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस का जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा तो खुद सोचो यहां अगर वैल्यू पुट करें तो डेल U इक्वल टू क्या होगा। तो 1 मोल का गैस है तो 1, CV के जगह पर 3/2R और डेल T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो अभी हम A से B के लिए बात कर रहे हैं, तो A से B तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी 2 t नॉट माइनस T नॉट। तो A से B में चेंज इन टेम्परेचर 2 t नॉट माइनस T नॉट, तो घटाइएगा तो T नॉट बच जाएगा, यानी A से B में क्या हुआ, डेल U इक्वल टू हो गया 3/2R T नॉट, 3/2R T नॉट। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डेल U का A से B के लिए क्या आ गया रिजल्ट, 3/2R T नॉट। ये पॉजिटिव में है, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अब बात करते हैं B से C में, तो डायरेक्ट लिखते चलेंगे। अब देख, तो B से C में भी वही होगा 3/2R और चेंज इन टेम्परेचर, तो 4 t नॉट में से 2 t नॉट घटा देंगे तो 2 t नॉट बच जाएगा। अरे डेल T एक बार को कितना बार समझा देना, 2 t नॉट माइनस T नॉट था पहला, फाइनल माइनस इनिशियल 2 t नॉट माइनस T नॉट, तो यहाँ 4 t नॉट माइनस 2 t नॉट, तो 2 t नॉट बच जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा 3R T नॉट। तुम समझ जाओगे इतना, ये भी पॉजिटिव में है। अब बात करते हैं C से D, तो यहां पर क्या होगा 3/2R। अब चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो इस बार 2 t नॉट में से 4 t नॉट घटाएंगे तो माइनस 2 t नॉट बचेगा। अरे भाई C से D मतलब फाइनल D इनिशियल C, तो 2 t नॉट में से 4 t नॉट घटाएंगे तो 2 t नॉट बचेगा निगेटिव में, यानी माइनस 2 t नॉट। तो 2 से 2 कट करके यहां नीचे रेड से लिखने की कोशिश करते हैं, 2 से 2 कट करके रिजल्ट क्या बचेगा, माइनस 3R T नॉट। चलो ये बात तुमको समझ में आ गई, मतलब ये आ गया माइनस 3R T नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं D से A, तो D से A में भी तुम गौर करोगे तुम्हें दिखाई देगा 2 t नॉट T नॉट, तो फाइनल T नॉट हुआ, तो T नॉट में से 2 t नॉट घटाएंगे तो माइनस T नॉट बच जाएगा, यानी यहां भी क्या होगा 3/2R और यहां क्या बचेगा T नॉट में से 2 t नॉट घटाएंगे तो माइनस T नॉट, यानी इसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ा के ही लिख देते हैं, नीचे जगह है नहीं, तो इसका हो जाएगा माइनस 3/2R T नॉट। यह बात भी बच्चे क्लियर हो गया, इसमें मेरे समझ से कहीं कोई डाउट। तो खुद सोचो कि ये तो बेकार हम किए हैं, हम जान ही रहे थे, कल भी पढ़ाए थे, इसलिए पिछले लेक्चर में देखिए किसी भी साइक्लिक का इंटरनल एनर्जी क्या होता है, 0। तो यहां पर देख लो 3/2R T नॉट और माइनस 3/2R T नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, 3R T नॉट निगेटिव और 3R T नॉट पॉजिटिव, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इंटरनल एनर्जी से भी क्या होगा 0। और ये बात पढ़े भी हुए थे कि साइक्लिक प्रोसेस का नेट इंटरनल एनर्जी ऑलवेज क्या होता है 0। तो हम निकाल के बस क्वेश्चन लिए जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल था वो तुमको मैथमेटिकली दिखाई दिया। अब जल्दी देखो वर्क, तो A से B
वॉल्यूम को पहले बात की यहाँ पर वर्क डन निकालना है तो P इंटू V कर देंगे। तो बता A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो A से B में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0। A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0। अब बात करते हैं B से C, तो B से C में वर्क डन निकलेगा तो P इंटू V, तो प्रेशर क्या है 2P नॉट। B से C की बात कर रहे हैं तो प्रेशर क्या है 2P नॉट और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2P नॉट माइनस V नॉट यानी V नॉट। खुद से इसे मेरे समझ से कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, यानी चाहो तो आराम से तुम लोग यहाँ पर वर्क डन को भी निकाल सकते हो, यानी बी वर्क डन क्या आ जाएगा 2P नॉट। B से C में 2P नॉट प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या है यहाँ पर तो 2V नॉट और V नॉट, तो B से C मतलब फाइनल माइनस इनिशियल यानी 2V नॉट माइनस V नॉट करोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा V नॉट, तो यहाँ हो जाएगा 2P नॉट V नॉट। यहाँ इस स्टेप को चाहो तो यहाँ पर R के टर्म में भी लिख सकते हो, कैसे PV इक्वल टू RT, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो P नॉट V नॉट इक्वल टू RT नॉट, यानी चाहोगे तो यहाँ पर P नॉट V नॉट के जगह RT नॉट रख सकते हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2RT नॉट। ठीक, अब बात करते हैं C से D में, तो C से D में फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा 0। अब D से A में बात करें तो प्रेशर तो P नॉट है, प्रेशर क्या है P नॉट, और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा 2V नॉट और V नॉट, फाइनल V नॉट है तो V नॉट में से 2V नॉट घटाएंगे तो माइनस V नॉट बचेगा, तो P नॉट माइनस V नॉट। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P नॉट V नॉट को RT नॉट, यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस RT नॉट। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये जो बताएं समझ में आया। अब बात उतरा है हीट निकालने का, तो हीट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से पढ़े हैं कि Q इक्वल टू डेल U प्लस W, तो Q इक्वल टू डेल U प्लस W करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट प्लस 3/2 RT नॉट, इसमें करिएगा तो हो जाएगा 3RT नॉट 2RT नॉट यानी प्लस 5RT नॉट, इसमें करिएगा तो आएगा माइनस 3RT नॉट, और इसमें करिएगा तो माइनस 3/2 RT नॉट और माइनस RT नॉट जोड़िएगा तो 3/2 यानी 1.5 और ये 1 यानी आपका आ जाएगा 2.5, तो ये आ जाएगा माइनस 2.5 RT नॉट।